हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी लेक्चर 1 2 3 4 हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 5 यहां पर रहने वाला है। लेक्चर 5 में हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पर सभी वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देखिए। इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटर हूँ। अलग-अलग सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर टेकअप करेंगे। दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इस तरीके के लेक्चर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और वो पूरे के पूरे यूपीएससी सिलेबस का एक कंपोनेंट है। हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा हमारी प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में। आपको प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में जुड़ना है, आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है यूजिंग दिस कोड SAR10। दोस्तों, ये कोड याद रखिएगा। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे बाइलिंगुअल बैचेस आपके लिए जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। अगर आप 9 मंथ्स का कोर्स परचेज करते हैं 2 मंथ्स फ्री मिल रहा है। 12 मंथ्स का कोर्स परचेज करते हैं 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है। लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी अगर आप 15 नवंबर से पहले पहले SAR10 कोड यूज करके हमारे साथ में जुड़ेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर जो एस्पिरेंट है वो प्रीलिम्स के पेपर 1 को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सी सेट जो है वो एक ब्लॉक जो है वो बन जाता है। उसको कवर करना या उसको क्लियर करना कई बार स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना आए, इस वजह से आप लोगों को हमारे साथ हमारे सीसेट के स्पेशल कोर्स में एनरोल करना है। सीसेट की क्लासेस आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दी जाएंगी। मात्र 8,999 में ये सीसेट कोर्स आप प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आपको यूज करना होगा ये कोड SAR10। दोस्तों, अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप में आप मिल पाएंगे IAS ऑफिसर गौरव सर से, जो कि ऑल इंडिया रैंक 13 है यूपीएससी CSC 2020 के। ये सारी की सारी चीजें आपको नो कॉस्ट EMI पे मिलती हैं। आप छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ये पूरा अमाउंट पे कर पाएंगे। आपको यूज करना है कोड SAR10। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम सिलेबस की डिस्कशन जो है वो कर रहे थे। सिलेबस के बारे में हमने बात करी थी। सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बेसिक चीजें थी उसे हम कवर कर चुके हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने चीजों को समझा है, चीजों को जाना है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्लेनेटरी सिस्टम्स से। प्लेनेटरी सिस्टम्स यानी ग्रहों की व्यवस्था। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस यूपीएससी सिलेबस में। व्हाट इज प्लेनेटरी सिस्टम, क्या होता है प्लेनेटरी सिस्टम, ग्रहों की व्यवस्था क्या है, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक प्लेनेटरी सिस्टम से। प्लेनेटरी सिस्टम का कंसेप्ट क्या है सर? प्लेनेटरी सिस्टम यानी प्लैनेट्स, हमारे ग्रह। पृथ्वी उनमें से एक प्लेनेट है। पृथ्वी के अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे आसपास मौजूद है, और ये सारे के सारे प्लैनेट्स एक बड़ी फैमिली का पार्ट है। उस फैमिली को कहते हैं सोलर सिस्टम। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ हमारे पास प्लैनेट्स हैं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। सो सैटेलाइट्स क्या होते हैं ये हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में समझ लिया था। हम यहाँ पर बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये डिस्कशन जो है वो शुरू होती है एक इस प्रकार की तस्वीर से। ये क्या है सर? ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सौर मंडल। दोस्तों, सोलर सिस्टम या सौर मंडल क्या था? दरअसल हमारे आसपास एक विशालकाय ब्रह्मांड है जहां पर बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। उन स्टार्स में से एक स्टार था सन, सूर्य। इस सूर्य के इर्द गिर्द गोल आकार पिंड जो है वो घूम रहे थे। ये गोलाकार पिंड जो घूम रहे हैं, इसमें से एक पिंड था अर्थ, जिसके ऊपर सर हम रहते हैं। सो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी जो है वो एक बड़ी फैमिली का पार्ट है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? कौन इसका सेंट्रल पार्ट है इस सोलर सिस्टम का? वो है सन। सो सूर्य जो है वो सेंटर में है। सूर्य के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं। ये जो है ये सोलर सिस्टम कहलाता है। दोस्तों, जब मैं ये बात कहता हूं कि सूर्य सेंटर में, इसका ये मतलब नहीं है कि ज्योग्राफिकली भी एग्जैक्टली सेंटर में सूर्य होगा। इस सिस्टम का जो सेंट्रल क्रक्स है, जिसकी अराउंड ये सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं, वो सन है। सन के साथ में 8 अन्य ग्रह हैं जिनका नाम है क्या? मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस ऑर्डर में इसको याद करना जो है वो जरूरी है। क्यों? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर
ये हमें बताता है कि यहाँ से स्टार्ट करके सबसे सन के सबसे करीब जो है वो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, ये हमारी अर्थ है, देन मार्स है, देन जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए अलग अलग निमोनिक्स बताए जाते हैं। एक ऐसा ही निमोनिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेपच्यून। तो ये ऐसे अगर आप याद रख पाए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेपच्यून। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑलरेडी ये ऑर्डर जो है वो आता होगा। सो ये क्या है सर, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मुख्य रूप में एक सन और 8 प्लैनेट से बना हुआ है। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं और इससे अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ भी आती है। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सन, 8 प्लैनेट्स हैं, एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लूटो को मानते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसे हम प्लूटो को इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। और नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स है जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अर्थ का एक मून है, जुपिटर की 67 है, सैटर्न की 80 से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सो ये सब चीजें मिलकर के सोलर सिस्टम बनाती है। सोलर सिस्टम में इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर जो है वो होते हैं जो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स फर्दर मीटियोरॉइड्स बन जाते हैं, वो मीटियोरॉइड्स फर्दर मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स का रूप ले लेते हैं। तो इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझना हो। तो सर क्या था, एक समय था, अगर आपको याद होगा 2006 का टाइम था जब हम सोलर सिस्टम की बात करते थे। बचपन में आप सभी ने वो थर्माकोल का सोलर सिस्टम जरूर बनाया होगा। सो थर्माकोल के उस सोलर सिस्टम में हम क्या करते थे, एक सन बनाते थे, उसके आसपास 9 अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो हम बनाया करते थे। लेकिन 2006 में अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ कि सर प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं है। तो जब प्लूटो प्लेनेट नहीं है तो अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स रह गए थे। तो एक चीज सबके दिमाग में है कि सर कौन डिसाइड करेगा, किस क्राइटेरिया पे आप प्लूटो को प्लेनेट नहीं मान रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि प्लूटो ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर दिया कि सर व्हाई आई एम नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज अ प्लेनेट। सर अभी तक तो यार इतने देर से तुम जब भी अपना सोलर सिस्टम बना रहे थे, आई वॉज ऑलवेज देयर। तुम्हारा 9th प्लेनेट छोटा सा वो सबसे कोने वाला मैं ही तो था। तो आउट ऑफ नोवेयर तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि आज मैं प्लेनेट नहीं हूं। प्लूटो जो है वो परेशान था कि सर मैं प्लेनेट था। तो प्लूटो को हमने बोला कि यार कुछ दिक्कत है ब्रो, तुझे बाद में समझाएंगे, लेकिन तू प्लेनेट नहीं है, तू ड्वार्फ प्लेनेट है। तो वो बेचारा प्लूटो, बिकॉज ही वाज अपसेट कि यार मैं तो प्लेनेट था, मुझे क्यों यहां से डिमोट कर दिया गया। सो हमने बोला कि नहीं नहीं, तू बुरा मत मान, तू प्लेनेट है लेकिन तू एक स्पेशल टाइप का प्लेनेट है जो ड्वार्फ कहलाता है। ड्वार्फ क्या होता है सर, बोना। सो बोना प्लेनेट या बाकी प्लेनेट के कंपैरिजन में इसको डिमोट कर दिया गया। क्यों डिमोट किया गया, क्या वजह थी, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सिर्फ सन ऐसा है जिसकी अपनी खुद की लाइट है, क्योंकि लाइट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्टार्स की होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन ही एक स्टार है, बहुत सारे अन्य स्टार्स हमारे आसपास मौजूद है। लेकिन हमारे सबसे क्लोज और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो सन है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। Sun is the only star in our solar system which has its own source of light and energy। इससे ऊर्जा निकलती है, इससे रोशनी निकलती है। ये क्यों निकलती है सर, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट समझेंगे। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है जिनके अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिस वजह से इससे बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी लाइट निकल रही है, जिस वजह से ये कई सालों से जल रहा है और आने वाले कई सालों तक ऐसे ही जो है वो जलता रहेगा। सर सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सोलर सिस्टम का। हमारा सन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रमुख है सर, एक तो इस बात से आइडिया लगता है कि सोलर शब्द जो है वो सूर्य से संबंधित है। सो वी डोंट कॉल इट अ अर्थ सिस्टम। हम इसे अर्थ सिस्टम भी तो बोल सकते थे कि हम अर्थ पे रहते हैं सर। सो अर्थ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। हम अर्थ सिस्टम क्यों नहीं कहते, क्योंकि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की है वो सन की है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है मास। सर इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन का है। यानी कि बाकी सारे प्लैनेट सब चीजें 0.14% है। सो 8 प्लैनेट्स, उनके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब मिलकर के भी इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का 1% भी नहीं बनते हैं। वी आर जस्ट 0.14%। सो सबसे बड़ा, सबसे विशाल का है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सन जो है वो कहलाता है, जो कि सोलर सिस्टम का हेड है।
149,600,000 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है क्या हमारा सन अर्थ से? 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना ये डिस्टेंस है, आई होप आप आइडिया लगा पाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो 1 घंटे में हम करीब 300 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। सो इस इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए सालों लग सकते हैं। ठीक है सर। तो बहुत ही ज्यादा दूर है ये पूरा का पूरा सन हमारे यहाँ से। सन के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है जिनका नाम है प्लेनेट। क्या है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और पहले हुआ करता था प्लूटो। लेकिन 2006 में किसी ने कहा कि प्लूटो प्लेनेट नहीं है, प्लूटो को हम प्लेनेट नहीं मानते हैं। उसके पीछे क्या रीजन था ये हम समझने की कोशिश करेंगे। किसने कहा? सर, प्लेनेट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है वो प्लेनेट कहलाएगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने बात करी थी सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट के सर 2 क्राइटेरिया दिए गए थे आपको, मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए थे। कोई भी ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी इन स्पेस एंड इट हैज टू रिवॉल्व अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो सैटेलाइट बन जाएगा। उसी तरीके से सर प्लैनेट के लिए भी कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। और ये क्राइटेरिया कौन सेट करता है? सर, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, भारतीय खगोलिक संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। दोस्तों, इंटरनेशनल बॉडी की क्यों जरूरत थी? हम नेशनल लेवल पे भारत भी तो अपनी एक बॉडी बना सकता था, या चाइना या यूएस भी जो है अपनी बॉडी बना सकता था। लेकिन सर, स्पेस जैसा कंपोनेंट अगर हर देश अपनी अपनी बॉडीज इस तरीके से बना लेता तो वो एक क्लैश का कारण बन जाता। क्यों? हमें कोई नया प्लेनेट मिलता, या यूएस ने कहा कि अर्थ जो सबसे पहला प्लेनेट है वो मरक्यूरी है, तो हमने बोला मरक्यूरी क्यों है? हम तो इंडिया के जो ग्रुप है या इंडिया का जो एक्सपर्ट पैनल है वो कहता नहीं मरक्यूरी नहीं, हम इसका नाम महेश रखेंगे। तो इस तरीके के क्लैशेस ना हो इस वजह से एक सिंगल इंटरनेशनल एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करती है कि स्पेस में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाए। सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, एक ऑथोराइज्ड बॉडी है जिसने क्राइटेरिया सेट किए थे कि ये पॉइंट्स तुमको फॉलो करने होंगे। अगर तुम ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो तो तुम प्लेनेट कहलाओगे, अदरवाइज तुम प्लेनेट नहीं कहलाओगे। सो जब इस 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि सर प्लूटो इज नो मोर अ प्लेनेट, सो एवरीबडी आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि सर क्या क्राइटेरिया है आपका, किस बेसिस पे यू कैन से कि प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट? क्योंकि हम तो बचपन से अपने सोलर सिस्टम में प्लूटो को चिपका रहे हैं, तो वी आर नॉट लाइकिंग दिस थिंग कि प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं है। तो इस वजह से व्हाट हैपेंड वाज, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमें कुछ क्लासिफिकेशंस दिए। उन्होंने हमें क्राइटेरिया बताए जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? इट नीड्स टू ऑर्बिट अराउंड एनी फुली फ्लेज्ड स्टार। कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट बनने के लिए सबसे पहले क्या करना था? किसी फुली फ्लेज्ड स्टार के आसपास घूमना था। सो अनडाउटेडली सन जो है वो हमारा फुल फ्लेज्ड स्टार था। सो सभी प्लैनेट्स इसके आसपास घूमते हैं। तो ये क्राइटेरिया तो प्लूटो पर भी सेट बैठता था। सर, प्लूटो भी तो सन के आसपास घूम रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया। दूसरा क्राइटेरिया कहता था इट नीड्स टू हैव एन इनफ ग्रेविटी टू पुल इट इनटू अ स्फेरिकल शेप। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ग्रेविटी क्या है? ये बॉडी है, इसके अंदर सेंटर से एक पुल इस बॉडी के सरफेस की चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। यही होती है ना ग्रेविटी, अंदर की ओर चीजों को खींचा जा रहा है। जब कॉन्स्टेंटली एक फोर्स इस पर लग रही है तो ये बॉडी जो है वो धीरे धीरे गोल आकार लेती जाएगी। इसको कैसे समझेंगे? सर, ये मेरा हाथ था, ठीक है, ये एक प्लेन बॉडी थी। इस हाथ को मैंने धागे बांध दिए बहुत सारे, यहां 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 पर मैंने बहुत सारे धागे बांध दिए। अब उन धागों को मैं नीचे से खींच रहा हूं। ये जो पुल धागों से मेरे हाथ पे लग रही है, आप ऐसा समझिए कि ये ग्रेविटेशनल पुल है। जैसे जैसे मैं धागे को खींचता जाऊंगा मेरे हाथ की शेप ऐसी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? अनडाउटेडली सर, ये प्लेन हाथ जब इसको नीचे से धागे बांध करके खींचा जाएगा ये कुछ इस प्रकार की शेप ले। उसी तरीके से सर इस बॉडी को जब अंदर से एक फोर्स खींचती है धीरे धीरे ये डिफॉर्म होना शुरू होता है और देखते देखते ये कुछ गोल आकार शेप जो है वो ले लेता है। इस ही वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है सर वो
गोल आकार का होता है। अर्थ गोल है, मरकुरी गोल है, वीनस गोल है, सन गोल है। हर एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है वो गोल आकार का है। फॉलोइंग इट और नॉट? सो दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर इतनी ग्रेविटी हो कि वो उसकी ग्रेविटेशनल पुल उसको गोल आकार दे दे। अब हमारे पास पत्थर है, एस्टेरॉइड्स है, बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स इस तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि एस्टेरॉइड की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको गोल आकार शेप दे सके। इसको गोल आकार बनाने के लिए ये फोर्स, अंदर की ओर खींचने वाली फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। सो वो ऑब्जेक्ट जो किसी सन के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्राइटेरिया नंबर 1। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको गोल आकार शेप दे देता है। ये सेकंड क्राइटेरिया था। तो हमने कहा कि सर अनडाउटेडली हमारा प्लूटो भी गोल ही था। सो सेकंड क्राइटेरिया भी प्लूटो जो है वो फुलफिल करता है। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या था सर? जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई दूसरा स्टार आ जाता या दूसरा प्लेनेट आ जाता है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, इट शुड क्लियर इट फ्रॉम इट्स नेबरहुड, के मेरे रास्ते के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं मैं आने दूंगा। ये क्राइटेरिया। अब अर्थ है, अर्थ के आसपास, अर्थ के ऑर्बिट के करीब कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ जैसा नहीं है। छोटे होंगे साइज में, लेकिन एग्जैक्टली सेम या उतने ही साइज का उसके आसपास का, उसकी नेबरहुड में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा प्लूटो के केस में नहीं था। प्लूटो के आसपास छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है वो और भी मौजूद थे, जिस वजह से ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो जो है ये थर्ड कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता है। इसने अपनी नेबरहुड को क्लियर नहीं किया। इसकी नेबरहुड में छोटे छोटे और इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिस वजह से तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल ना करने के कारण प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो चुका। तो अब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब के अगर हम क्राइटेरियाज को चेक करें, पहला क्राइटेरिया, इट शुड रिवॉल्व अराउंड अ फुली फ्लेज स्टार। सो ये 8 के 8 प्लैनेट्स सन के आसपास घूम रहे थे। दूसरा क्राइटेरिया, इन ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो गोल आकार शेप ले सके। तो ये सेम सिमिलर एग्जांपल, अंदर से इसको धागे से खींचा जाएगा, ये गोल आकार शेप ले लेगा। अगर मैं दोनों हाथों को अंदर की ओर खींचता हूं, धीरे धीरे ये गोलाकार शेप ले लेगा। सो सभी प्लैनेट्स गोलाकार के थे, यानी दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा था। और तीसरा क्राइटेरिया, इनकी नेबरहुड में, इनके ऑर्बिट के करीब कोई भी ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड क्लियर इट्स नेबरहुड, यानी कि इसका साइज इस तरीके का हो कि अगर रास्ते में कोई दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो उसको वहां से हटा दे या उससे टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो पहले 8 प्लैनेट्स तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, लेकिन प्लूटो बेचारा अपनी नेबरहुड क्लियर नहीं कर पाया। सो हमने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया। तो बेचारा प्लूटो काफी परेशान था। ही वॉज वेरी अपसेट कि यार मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ था, आज तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मत बनाओ प्लैनेट, लेकिन कुछ ऐसे एकदम से बिल्कुल बाहर निकाल के तो मत छोड़ दो यार, इंसल्ट होगी। मैं, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि कल तक प्लैनेट बना घूमता था, आज एकदम से बेचारा बाहर हो गया। सो हमें लगा कि नहीं यार, प्लूटो के साथ इतना गलत नहीं करना है। तो हमने प्लूटो को बोला कि प्लूटो बेटा, तू एक स्पेशल टाइप का प्लेनेट है, तू ड्वार्फ प्लेनेट कहलाएगा। तो अब जब ड्वार्फ प्लेनेट का कंसेप्ट हमने प्लूटो को दे दिया, तो अगेन वी वेंट टू दैट बॉडी कि भैया तुमने ड्वार्फ प्लेनेट तो बोल दिया, लेकिन समझाओ तो सही ये ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है। तो क्या होता है ड्वार्फ प्लेनेट? ये क्राइटेरिया अगेन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमें दिया। ड्वार्फ प्लेनेट का कंसेप्ट क्या कहता था? पहला क्राइटेरिया कि वो सन के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। प्लूटो बोलता था मैं घूमता हूं सर, आई एम देयर। सेकंड क्राइटेरिया, इसकी ग्रेविटी जो है वो इनफ हो कि वो इसको एक गोल आकार शेप दे दे। तो प्लूटो कहता सर मेरी ग्रेविटी की वजह से मैं ऑलरेडी गोल आकार शेप में। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल नहीं भी होगा तो चलेगा, अगर वो अपनी नेबरहुड को क्लियर नहीं भी कर पाता तब भी उसको ड्वार्फ प्लेनेट कह देंगे, क्योंकि अगर वो नेबरहुड क्लियर कर देता तो वो प्लेनेट बन ही जाता। तो प्लैनेट्स के ही 3 क्राइटेरियाज में से हमने एक क्राइटेरिया को छोड़ दिया कि प्लूटो, तू पहले प्लेनेट था, लेकिन अगर तू ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता तो आज भी प्लेनेट रहता। लेकिन क्योंकि तू एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, सो हम तेरे को ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। और इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन तीनों में से पहले 2 क्राइटेरियाज, यानी कि वो एक सन के इर्द गिर्द घूम रहा हो, एक स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा हो, और उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग हो कि वो गोलाकार शेप ले ले, जो भी ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल कर लेगा उसे हम ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। सो प्लूटो वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो अच्छा है, प्लेनेट ना सही ड्वार्फ प्लेनेट तो जो है वो मौजूद। सो सर ड्वार्फ प्लेनेट किस प्रकार के हैं? एग्जाम्पल के तौर पर सर, ये है क्या, ये तो हमारा मून है। ये मून इसलिए दिखाया है साइज को कंपेयर करने के लिए। तो मून के कंपैरिजन में एरिस है, प्लूटो है, होमिया है, मेकमेक है, सिरिस है।
ये नाम याद रखिएगा सर, एरिस, प्लूटो, होमिया, सिरिस, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद। सो कभी भी इनमें से कोई टर्म आता है, कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्वार्फ प्लैनेट्स, तो उसमें एरिस, प्लूटो, होमिया, और सिरिस, ये 5 इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूं कि सन का क्या कंसेप्ट था, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स कैसे थे, प्लैनेट्स के अलावा ड्वार्फ प्लैनेट्स कैसे थे, इसके अलावा सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के सेशन में। अब कुछ और चीजें भी जो हैं वो सोलर सिस्टम में मौजूद थी। सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ चीजें थी। वो सेट चीजें क्या थी? आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स। एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। सर एस्टेरॉइड्स जो है ये माइनर प्लैनेट भी कहलाते हैं। ये दरअसल मेटल और रॉक के बड़े बड़े टुकड़े हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, शायद आपको याद होगा, कि क्यों हर ऑब्जेक्ट स्पेस में गोल आकार घूम रहा है। सब चीजें सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूम रही हैं। अब व्हाट मेक्स एस्टेरॉइड डिफरेंट फ्रॉम अ ड्वार्फ प्लैनेट वो हम समझेंगे। सो एस्टेरॉइड क्या था? चट्टान का या मेटल का एक बड़ा सा पीस था, कि किसी भी शेप का हो सकता है। ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल के बीच में बैलेंस बनाने की वजह से सन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जिसको ये सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल पुल के बैलेंस का कंसेप्ट नहीं मालूम है, प्लीज आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स को देखिएगा, वहां पर आपको वो चीज समझ आ जाएगी। जो लोग उन लेक्चर्स को फॉलो करके आए हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये भी गोल आकार में ऑर्बिट में सन के आसपास घूम रहे थे। तो पहला क्राइटेरिया ये भी फुलफिल कर रहे थे। पहला क्राइटेरिया क्या था? कि किसी फुल फ्लेजेड स्टार के अराउंड घूमना है। लेकिन दूसरे क्राइटेरिया में ही ये फेल हो जाते थे। इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग नहीं थी अंदर से कि इनको एक गोल आकार शेप दे दे। इस वजह से ये ड्वार्फ प्लेनेट भी नहीं कहलाते हैं। 3 क्राइटेरिया सर, जिसने तीनों फुलफिल कर दिए वो प्लेनेट, जिसने 2 कर दिए, 2 कौन से वाले? सन के क्या स्टार के आसपास घूमना और साथ ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गोल आकार हो जाना, वो ड्वार्फ प्लेनेट। एस्टेरॉइड जो है वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। ये बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े थे कुछ इस प्रकार के। अब ये गोल आकार तो नहीं है ना सर। तो इस प्रकार से बहुत विशालकाय चट्टानों के टुकड़े जो हैं वो सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। इन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। फॉलोइंग इट सर, आई होप हमको एस्टेरॉइड्स का कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगला कंसेप्ट कहलाता है कॉमेट या धूमकेतु। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, बचपन में आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा। सो सर टूटते हुए तारे जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको जो चीज नजर आती है वो मीटियोर्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी धूमकेतु के कंसेप्ट पर समझते हैं। धूमकेतु जो है कॉमेट कहलाता है। होता क्या है सर? कॉमेट को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया। चिकनी मिट्टी होती है ना, बाहर कीचड़ था, बारिश हुई थी और मिट्टी में काफी ज्यादा कीचड़ जो है वो आ गया था। जिस वजह से क्या हुआ, कीचड़ की वजह से, बारिश की वजह से मिट्टी जो है उसका कीचड़ बन गया था। आपने उस कीचड़ को उठाया। एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, पर करना मत, क्योंकि बहुत मार पड़ेगी अगर वो कर लिया तो। बाहर से कीचड़ का एक कुछ हिस्सा उठाना, उस कीचड़ के हिस्से को ना, क्योंकि वो मुलायम सा है, सो उसको इस तरीके से गोल आकार शेप दे देना, उसकी एक बॉल बना लेना कीचड़ की, और जाकर के उसको अपने फ्रीजर में रख देना। अगेन मैं बोल रहा हूं अपने रिस्क पे करना, मुझे मत बोलना बाद में अगर मम्मी ने मारा तो। उसको गोल आकार शेप आपने दे दी। कुछ समय बाद फ्रीजर में रखने के कारण वो गीला कीचड़ जो है वो क्या बन जाएगा सर? वो गीला कीचड़ जो है वो जम जाएगा। वो मिट्टी जो है वो जम जाएगी और एक ठोस बॉल का रूप ले लेगी। ऐसा ही कुछ होता है कॉमेट भी। कॉमेट क्या है? ये डर्टी स्नो बॉल्स हैं जो कि रॉकी मटेरियल, डस्ट और फ्रोजन वाटर से बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है मीथेन और अमोनिया। किसी अन्य ऑब्जेक्ट की तरह ये भी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या होता है, यहां पर सन है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है। इस तरीके से ये एक स्नो बॉल की तरह था जिसमें मिट्टी थी, डस्ट थी, पानी था जो कि फ्रोजन फॉर्म में था, बर्फ के रूप में था, साथ में अमोनिया और मीथेन गैस थी। जब तो ये सूरज से काफी दूर है तब तो ये फ्रोजन है, जमा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये सन के पास पहुंचता है, सन की गर्मी के कारण ये हीट अप होना शुरू होता है और इसके सरफेस पे मौजूद मीथेन और अमोनिया जो है वो बर्न करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मीथेन और अमोनिया बर्न करते हैं, इसके ऊपर
आग जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ धुएं का गुबार इसके पीछे छूटता चला जाता है। ये आगे आगे चलता जाता है, अमोनिया मीथेन जल रहे हैं क्योंकि सन की हीट की वजह से उसमें बर्निंग जो है वो हो रही है और उससे निकलने वाला धुआं पीछे छूटता जा रहा है। इस तरीके से ये ऐसे कॉमेट था। सन के हीट के कारण इसमें मौजूद अमोनिया और मीथेन जलने लगे और इसके पीछे इस तरीके से धुआं जो है वो निकलने लगा। ऐसी शेप हमने अंग्रेजी भाषा में देखी है सर। अंग्रेजी भाषा में एक कॉमा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? सो उस कॉमे जैसी शेप की वजह से इसको कॉमेट का नाम जो है वो दिया गया है। सो क्या होता है, ये स्नोई डर्ट बॉल है, बर्फ का एक पिंड है जो सन से जब बहुत दूर है तो ठोस है, बर्फ है, लेकिन जैसे ही सन के पास पहुंचता है गर्मी के कारण मीथेन अमोनिया जलने लगते हैं, इसमें आग जलती है, इस वजह से ये चमकदार दिखाई देता है और साथ ही इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है जो उसको कुछ इस प्रकार की शेप जो है वो दे देता है। आपने सुना होगा हेलेस कॉमेट के बारे में। हेलेस कॉमेट जो है अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर्स के बाद नजर आता है। आपको मालूम है क्यों? इसको एक चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता था। ये 76 साल बाद सन के करीब पहुंचता है। जब ये सन के करीब पहुंचता है तब इसमें बर्निंग होती है, इसका सरफेस जो है वो बर्न करना शुरू हो जाता है और ये चमकदार कॉमा की तरह हमें नजर आता है क्योंकि आग जल रही थी और पीछे धुएं की एक गुबार, धुएं की एक टेल जैसी जो है वो छूट रही थी। सो कॉमेट क्या हुआ, ये स्नोई डर्ट बॉल्स है। जब ये सन से दूर होते हैं, व्हेन दे आर अवे फ्रॉम सन, दे आर सॉलिड बॉडीज, ये ठोस बॉडीज होती हैं, लेकिन जैसे ही ये सन के करीब आते हैं इसमें मौजूद आइस जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाती है, इसमें मौजूद आइस जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है और इस वजह से वो धुएं का गुबार या एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो धुआं इससे निकलता है और ये बर्न करना शुरू हो जाता है। ये हमें चमकता हुआ नजर आता है। ये एक क्लाउडी कॉमा फॉर्म करता है, इस तरीके की शेप फॉर्म करता है। जो गोल आकार पार्ट है वो कहलाता है इस कॉमेट का न्यूक्लियस और ये जो है वो कहलाता है टेल। सो न्यूक्लियस और टेल मिलकर के अंग्रेजी भाषा के कॉमे की शक्ल ले लेते हैं जिस वजह से इसको कॉमेट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहां पर न्यूक्लियस है, इसके पीछे टेल जो है वो इसकी निकल रही है जिसमें गैसेस जो है वो बर्न कर रही हैं। तो ये कंसेप्ट है कॉमेट्स का। इस पॉइंट पे एस्टेरॉयड और कॉमेट हमें समझ आ गया। अब तीन टर्म्स हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स। छोटे छोटा डिफरेंस है सर, मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स। इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना है क्योंकि बहुत बार ये हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम समझेंगे मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोरॉइड में क्या फर्क है। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने एस्टेरॉयड को पढ़ा था, ठीक है सर। एस्टेरॉयड क्या था? बड़े बड़े पत्थर। एक बहुत बड़ा पत्थर एस्टेरॉयड है, उसके कंपैरिजन में एक छोटा पत्थर जो है वो मीटियोरॉयड है। बहुत बड़ा पत्थर एस्टेरॉयड, अगर वो छोटा पत्थर है वो मीटियोरॉयड है। ये याद रहेगा, एस्टेरॉयड मीटियोरॉयड दोनों मिलते जुलते हैं। एस्टेरॉयड जो है वो बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई छोटे आकार का पत्थर मीटियोरॉयड है। ये मीटियोरॉयड एस्टेरॉयड की तरह ही घूम रहे थे। सो मीटियोरॉयड क्या है? ये जो है ये स्मॉल एस्टेरॉयड्स कहलाते हैं या स्पेस रॉक्स भी इनको बोलते हैं। एस्टेरॉयड बहुत बड़ा था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा जो है वो मीटियोरॉयड था। अब मीटियोरॉयड क्या कर रहा है सर? वो एस्टेरॉयड या प्लैनेट्स की तरह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। घूमते घूमते कुछ मीटियोरॉइड्स जो है वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। वो रास्ता भटकने के कारण इधर उधर फैल जाते हैं। इसमें से कुछ मीटियोरॉइड्स जो है वो अपना रास्ता भटकने के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो क्या हुआ, एक चट्टान का टुकड़ा था, वो घूम रहा था, साइज में थोड़ा छोटा था, घूमते घूमते वो अपना रास्ता भटक गया और हो सकता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करता है, यहां पर वैक्यूम था, यहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस थी। इन गैसेस ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया जिससे एक फ्रिक्शन जो है वो पैदा हुई। कभी आपने देखा होगा रोड पर अगर कोई टू व्हीलर जा रहा है, उसका स्टैंड लगा हो रात के में, कभी आप शायद किसी ने नोटिस किया हो, अगर रात के समय में वो स्टैंड सड़क से टच होता है उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग फ्रिक्शन वहां पर पैदा हो रहा। वही फ्रिक्शन इस मीटियोरॉइड के ऊपर भी आता है। इस फ्रिक्शन के कारण मीटियोरॉइड में कई बार आग लग जाती है। वो मीटियोरॉइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया, अब उसका दो हशर होंगे। जैसे ही वो फ्रिक्शन को फेस करेगा उसमें आग लग जाएगी, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। कुछ मीटियोरॉइड्स ऐसे होंगे जो
पूरे तरीके से बर्न नहीं होंगे और वो आकर के अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाएंगे, वेरएस कुछ मीटियोराइट्स ऐसे होंगे जो बर्न होने के कारण पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब फ्रिक्शन के कारण ये जलना शुरू हो जाता है, जिसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। वो शूटिंग स्टार जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलना शुरू हो गया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, वो कहलाता है मीटियोर। इसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। कि एक तारा क्या है, रोशनी है, उसमें गैसेस बर्न कर रही हैं, सो वो रोशनी की तरह दिखाई देता है। वही पत्थर का छोटा सा टुकड़ा जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वो जलना शुरू हो गया। एक जलता हुआ ऑब्जेक्ट हमें नीचे गिरता नजर आता है, कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है, तो हमें कहा जाता है वो देखिए तारा टूटा। सर, तारा कभी नहीं टूटता। ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े थे जो अपना रास्ता भटक गए थे, ये मीटियोरॉइड्स थे जो अपना रास्ता भटक गए, और क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होकर के बर्न हो गए, इसे मीटियोर्स कहा गया। लेकिन सारे के सारे पत्थर जो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 100% ही जो है वो बर्न हो जाएंगे। कुछ मीटियोरॉइड्स ऐसे भी होंगे जो अर्थ के सरफेस में एंटर करके इस फ्रिक्शन को सस्टेन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, और आकर के अर्थ के सरफेस से हिट कर जाएंगे। जो मीटियोरॉइड अर्थ के सरफेस पे हिट करेगा वो मीटियोरॉइट कहलाएगा। याद रखिएगा, मीटियोरॉइट, रॉइट में टी आता है, टी यानी अर्थ के सरफेस पे टकराना। तो वो मीटियोरॉइड जो अर्थ के सरफेस पे टकरा जाएगा वो मीटियोरॉइट है। जो नहीं टकरा पाया, पहले ही बर्न कर गया, वो मीटियोर है। आई होप दोस्तों हमको ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। ये क्या है, ये बड़ा सा पत्थर था। कॉमेट क्या है, एक आइस बॉल था। आइस बॉल जो कि सूर्य के करीब आते ही बर्न होना शुरू हो जाता है। मीटियोरॉइड क्या था, इस एस्टेरॉइड का छोटा वर्जन मीटियोरॉइड था। मीटियोरॉइड्स अपना रास्ता भटक जाते हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। वो मीटियोरॉइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद टोटली बर्न हो जाते हैं, वो मीटियोर हैं। जो बर्न नहीं होते हैं, जाके अर्थ के सरफेस पे टकरा जाते हैं, वो मीटियोरॉइड्स कहलाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम्स, जो कि सन से, प्लेनेट से, ड्वार्फ प्लेनेट से, सैटेलाइट से, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स से मिलकर के बनता है। इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हम विस्तार पूर्वक ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए हों। दोस्तों, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ हमें यूपीएससी को अगर क्लियर करना है, हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, जो आपके लिए पॉसिबल होगा हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के साथ। तो अनअकैडमी के बेहतरीन कोर्सेज में आपको जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।